नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या संसद सत्र समाप्त होते ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का बिखराव शुरू हो गया है? याद रहे कि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की थी कि यह बिल पारित होते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दरार पड़ जाएगी। आज आम आदमी पार्टी से तालमेल पर कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद अलका लामा ने, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, दावा किया कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बात से आम आदमी पार्टी नाराज है। आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया कि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मुंबई बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका कक्कड़ की ओर से यह बयान आया। आपको बता दें कि 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। हालांकि बाद में कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया गया कि अलका लामा का बयान अधिकृत नहीं है और गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उधर नीतीश कुमार आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए। उधर महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री ने दावा किया कि शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री या फिर नीति आयोग की जिम्मेदारी देने का ऑफर दिया गया है, लेकिन शरद पवार ने इससे दो टूक इनकार भी कर दिया। तो पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की। आज दिल्ली में कांग्रेस की 3 घंटों की मैराथन बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, दीपक बावरिया आदि मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस की नेता अलका लामा ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लामा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। लेकिन दीपक बावरिया ने स्पष्ट किया कि बैठक में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि कांग्रेस दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अलका लामा प्रवक्ता हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। आइए सुन लेते हैं। तो यहाँ तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार झूठे वादे दे के आई है, तो उसके लिए जो प्रजा त्रस्त है, तो वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यानी अलायंस नहीं होगा। इसका अलायंस से जोड़ने की कोशिश ही मत करिए भैया। अलायंस करना नहीं करना, क्या सीट देना क्या नहीं देना, वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्षेत्र नहीं है, वो हाईकमांड का कार्यक्षेत्र है। खड़गे साहब और राहुल जी, आदरणीय राहुल जी, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शरद, ये जो पूरा मामला चला है, जिस तरह से हमने देखा कि पहले अलका लामा ने कहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, कहा कि अगर आप 7 सीटों पर अकेले लड़ेंगे तो हम मुंबई की बैठक में ही नहीं जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से पटना में, बेंगलुरु की बैठक में हुआ था। तो क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन है, इसको लेकर के क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? क्योंकि ये बातें तो हैं, जब पंजाब में, दिल्ली में आप पूछोगे कांग्रेस के नेताओं से, तो वो तो कहेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात आज नहीं तो कल तो आएगी सामने। बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो यही सबसे पहले मुश्किल है कि कांग्रेस और उसके नेता और उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें ये बात समझाना बड़ा मुश्किल है कि कल तक जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, जो माना जाता है कि आपके सबसे बुरे प्रदर्शन जो आपने किया है, उसकी शुरुआत जिन लोगों ने की थी या जिस पार्टी ने की थी, आप उसी के साथ अलायंस कर रहे हैं। कल तक जिन लोगों को आप संघ की या फिर बीजेपी की ही बी टीम आप कहा करते थे, उसी के साथ गठबंधन कैसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में भी यही समस्या है कि उसके नेता और कार्यकर्ताओं को समझाना है कि कैसे कल तक या जिसके खिलाफ शुरुआत करी थी, उसी के साथ गठबंधन कैसे हो रहा है। साथ में फिर बात यह भी है कि होता यह है अखिलेश जी, आप जानते ही हैं कि कई बार वाटर टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। कई बार यह भी होता है कि अगर कहीं बात नहीं बन रही है तो मीडिया में कुछ कहा जाए, प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए, तो ये सब भी होता है। तो इसीलिए, लेकिन लगता ऐसा है कि क्योंकि पिछले कई दिन से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे। चाहे आपको याद होगा कि कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो आए, पहले उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की, बाद में सवाल उठा दिए। इसके अलावा कुछ और कांग्रेस नेता लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, और फिर आज अलका लामा का बयान आ गया।
तो इससे आम आदमी पार्टी ने जो है कांग्रेस लीडरशिप से सफाई मांगी होगी, इंटरनल बात हुई होगी, शायद वहां रिस्पांस नहीं मिला, इस वजह से फिर इस तरह की स्थिति आई कि अगर यही है तो फिर इंडिया बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल कोशिश की गई है कि दोनों तरफ से कि इस बातचीत को संभाला जाए, और कांग्रेस प्रभारी का जो बयान आया है उससे ऐसे लगता है कि गठबंधन जो है वो, क्योंकि दोनों पार्टियों की ही मजबूरी भी है, क्योंकि दोनों पार्टी कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि अगर 24 में अगर नहीं जीत पाते तो फिर 29 जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसको तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से अलायंस तो अभी है, लेकिन जब तक हो ना जाए तब तक इस पे इस तरह के अगर बयान आते रहेंगे तो न सिर्फ बीजेपी को मौका मिलेगा सवाल उठाने का, बल्कि आम जनता है उसमें जो है सवाल उठेंगे कि अगर दो पार्टी आपस में ही बात नहीं कर पा रही हैं, सहमत नहीं हो पा रही हैं, और दिल्ली, पंजाब, ये इन जगह तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटा के ही आई है, तो यहाँ तो लड़ाई रहेगी, और इसके अलावा भी कहीं स्टेट में अगर जाएंगे तो ये लड़ाई रहेगी। तो कैसे ये अलायंस आगे बढ़ेगा ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका। और आपने ये भी जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी ही रायपुर भी जाने वाले हैं, वहां पर भी वो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस शासित राज्य, तो निश्चित तौर पर यह भी एक टकराव का मुद्दा बन सकता है। बहरहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिल्ली आए और आते ही सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर गए। आज अटल जी की पुण्यतिथि है और यह पहली बार है जब नीतीश कुमार अटल जी के स्मारक पर गए। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में अटल जी के लिए श्रद्धा है और इसीलिए वे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो आज यहाँ आकर के, अब बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे, और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको। हमेशा आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई ये अलग बात है, तब भी हम लोग हमेशा, ये उनका हो गया खैर बहुत बात 2018 में, तो हम लोग सब तो यहाँ आ ही रही। तो आज के दिन हम वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर। उधर रविशंकर प्रसाद ने तंज किया है कि शायद नीतीश कुमार को किसी खास मकसद से लालू जी ने जबरदस्ती भेजा है। मिलने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं लालू जी ने ठेल के भेज दिया कि नीतीश कुमार जल्दी कुर्सी खाली करिए मेरे बेटा के लिए, दिल्ली घूमिए, जितना घूमना है घूमे नीतीश बाबू। 24 का रिजल्ट नोन है, देश दोबारा जिताएगा, तिवारा जिताएगा मोदी जी को। इस बीच शरद पवार ने इन अटकलों को खारिज किया कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के एक पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री के हवाले से दावा किया गया था कि अजीत पवार ने शरद पवार से अपनी मुलाकात में उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री और नीति आयोग की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की थी। इस पर शरद पवार ने साफ कहा कि वे अजीत पवार से मिले जरूर हैं, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। कल रात को ही मुझे पवार साहब से मेरी बातचीत हो गई, कोई फैमिली इशू है, उस बारे में वो बातचीत और मीटिंग की, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक है, महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, पवार साहब का स्थान वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। सो ये जो बातचीत या जो बातें बाहर आ रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उधर बीजेपी के खेमे में भी आज बड़ी हलचल रही है। इस समय पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए आज खास तौर से चर्चा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत अन्य नेता दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करती है, लेकिन यह पहली बार है जब चुनाव के ऐलान से पहले ही यह बैठक की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें कमजोर सीटों के लिए रणनीति बनाने के साथ ही कांग्रेस की चुनावी गारंटियों की काट पर भी मंथन किया जाएगा। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए आज इस बैठक पर चर्चा करने के लिए। रवीश, किस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं, क्या क्या फैसले हो सकते हैं आज की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में?
आज देखिए अखिलेश जी, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुए, और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है, क्योंकि जो चुनाव प्रभारी हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। ओम माथुर जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं वो भी हैं, भूपेंद्र यादव भी हैं। तो तमाम सारी जो विचार विमर्श है वो हो रहा है। ख़ास तौर पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो कर्नाटक में चुनाव की हार हुई थी बीजेपी की, और उसमें ये पता चला था कि जो नामों की घोषणा है, जो टिकट का वितरण है वो देर से दिया गया है। तो हो सकता है कि इस बार जो है वो कुछ पहले जो है वो टिकट बांटे जाएं। ये भी हो सकता है कि जो अभी तक सर्वे करवाए गए हैं वो सर्वे का क्या रिजल्ट रहा है, किन विधानसभा के जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, और जो मोदी सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में किस सक्रियता से भूमिका किसने निभाई है। तो इन सब पर जो है वो विचार विमर्श हो रहा है। जो संगठन में जहां पर कमज़ोर संगठन है या जहां पर बीजेपी अभी तक उन विधानसभाओं में नहीं जीत पाई है, वहां पर किस तरीके से जीता जाए, बूथ लेवल का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। तो एक बहुत विस्तृत जो है वो चर्चा इस चुनाव समिति के अंदर हो रही है। और अभी ये बताया जा रहा है कि अब जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद में सामने आया कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन जो सूत्र हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल उम्मीदवारों, संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पर विचार विमर्श हो सकता है। जो एक रणनीति बनाई जाए, कैसे आक्रामक चुनाव प्रचार किया जाए, क्योंकि बीजेपी पिछले कई सालों से सत्ता में है, तो सत्ता में रहने का जो सियासी खामियाजा है उसको कैसे कम किया जाए। तो इन सारे मसलों पर जो है वो चर्चा हो रही है। जैसा कि आप बता रहे थे कि इस बार ये बहुत अहम है कि आमतौर पर चुनाव समिति की जो बैठक है वो जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है तब उसके बाद में होती है, लेकिन उससे पहले जो है वो ये हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने चुनावी रणनीति में भी बदलाव किया है, और इस बार चुनाव प्रचार में भी खासा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी का संगठन कहाँ पर कमज़ोर है, कहाँ पर कैसे उसको मजबूत किया जाए, इन सब मसलों पर जो है वो चर्चा चल रही है। बिल्कुल रवीश, और जैसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते भी हैं कि हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है, शायद इसीलिए हर चुनाव में बीजेपी एक नई रणनीति भी अपनाती है। गुजरात में हमने देखा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री समेत सारे जो मंत्री थे उनको बदल दिया था, बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट भी काटे थे। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, ये देखने की बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने दिल्ली के सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एनडीए के कई दलों के नेता भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। और बची हैं तो उनकी मधुर यादें, उनके तेजस्वी वचन, उनका उन्होंने श्रद्धेय अटल जी को, श्रद्धेय अटल जी के विचार, उनकी वाणी। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।